सर एक क्विक रीकैप अगर कर देते प्लीज तो। क्विक रिकैप ये है। देखें, आपको मालूम है कि आप टैक्स पेयर हैं तो एफबीआर से आपका वास्ता पड़ता रहता है। आप काम नहीं करते, मॉनिटरिंग, टैक्सेस नहीं काट रहे तो मॉनिटरिंग में आपका ऑर्डर हो जाता है। आपकी कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन हुई तो असेसमेंट हो जाती है। अगर कोई आपकी रिटर्न गलत है तो 122(5)(a) में आपकी असेसमेंट हो जाती है। आप कोई ऑफेंस करते हैं तो पेनल्टी लग जाती है। टैक्स टाइम पे नहीं पे करते, आप डिफॉल्ट सरचार्ज हो जाता है, का ऑर्डर बन जाता है। आप कमिश्नर अपील के पास जाएं, कोई केस लेके, वहां आपका ऑर्डर हो जाता है। तो अब ये ऑर्डर्स तो हो गए, लेकिन ऑर्डर में अगर आपको कोई खराबी और गलती नजर आ रही है, कोई मिस्टेक नजर आ रही है, तो आप कमिश्नर अपील और ट्रिब्यूनल से कह सकते हैं कि सर इसको बराए मेहरबानी रेक्टिफाई कर दें, सही कर दीजिए, ये गलती नजर आ रही है। तो ये टैक्स पेयर इन तीन लोगों को कह सकता है और कमिश्नर इन दो लोगों को कह सकता है। ये तीन लोग खुद से भी कोई गलती सही कर सकते हैं और आपके बताने पर भी सही कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 छोड़ दीजिए। तीन में यह है कि अगर वो ऑन ऑन मोशन खुद से करेंगे और टैक्स पेयर को एडवर्सली इंपैक्ट कर रही होगी रेक्टिफिकेशन, तो वो आपको नोटिस करेंगे। और तीसरे के अंदर यह है कि डीम रेक्टिफाइड होगी अगर वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपको रिप्लाई नहीं करते, और आप 5 साल के अंदर अंदर ओरिजिनल ऑर्डर के 5 साल के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई कैसे करते हैं ये देखें, ये आयरस की स्क्रीनशॉट है। इसको मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ मजीद। जब आप आयरस पे जाएंगे तो मेन मेन्यू में ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ रेक्टिफिकेशन का बटन है। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। तो यहाँ जाकर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। ये क्यों है 5 ऑप्शंस, अब ये भी अभी आपको समझा दूंगा। सेक्शन नंबर 221, 221, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर। ठीक। सब सेक्शन 1, द कमिश्नर। देखिए मैंने अंडरलाइन किया है। यहाँ तीन लोग हैं। द कमिश्नर अपील्स और द अपीलेट ट्रिब्यूनल में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग अमेंड एनी ऑर्डर। ये तीन लोग ऑर्डर इशू करके राइटिंग में ऑर्डर को अमेंड कर सकते हैं। अब इस ऑर्डर से क्या मुराद है, ऑर्डर पास्ट, इससे क्या मुराद है? इससे तीन चार बातें हो सकती हैं। एक तो ऑर्डर होता है रिकवरी का, यानी मॉनिटरिंग, अभी आप पढ़कर आए हैं, मॉनिटरिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई और ऑर्डर हो गया। तो मॉनिटरिंग प्रोसीडिंग्स में जो रिकवरी का ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन 161 होता है। अच्छा, फिर कोई असेसमेंट की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं जिसमें ऑर्डर पास हुआ है, जैसे कि हमने देखा 122(9) रीड विद 122(5) या 122(5)(a). या तीसरा ऑर्डर हो सकता है आपने रिटर्न जमा नहीं की या कोई भी बात है, तो या कोई आपने ऑफेंस जो 182 में लिखा है वो कमिट किया है, तो आप पे पेनल्टी का सेक्शन इन्वोक हुआ और ऑर्डर पास हो गया, सेक्शन 182 में आपको पेनलाइज कर दिया। या ऐसा हो सकता है कि आपने कोई टैक्स पेमेंट लेट किया तो डिफॉल्ट सरचार्ज का ऑर्डर हो गया। अच्छा, ये चार ऑर्डर हो सकते हैं। या आप कमिश्नर अपील के पास गए और उसने, कमिश्नर अपील ने जो ऑर्डर पास कर दिया, तो वो ऑर्डर हो सकता है, अपील ऑर्डर मैंने लिख दिया। तो ये जो ऑर्डर पास्ड है, इससे मुराद ये 5 ऑर्डर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल राइटिंग में अमेंड कर सकता है इन 5 ऑर्डर्स को। जाहिर है जिसका जो सब्जेक्ट बनेगा वही करेगा। अच्छा, कैसे हो सकता है? अब ये तीन लोग, बाय हिम टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑन हिज और इट्स ओन मोशन। अब ये तीन लोग इन ऑर्डर्स को खुद देखते हुए खुद कर सकते हैं। यानी कमिश्नर ने देखा, ऑर्डर पास हुआ हुआ था, उसमें कोई खराबी नजर आई, वो खुद उसको रेक्टिफाई कर सकता है, जिसको हम कहते हैं ऑन मोशन। अच्छा, इसी तरह से कमिश्नर अपील भी अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है, ट्रिब्यूनल भी कर सकता है। यानी कि टैक्स पेयर ने गलती नहीं बताई बल्कि वो खुद कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, और एनी मिस्टेक ब्रॉट टू हिज और इट्स
नोटिस इट्स जो है ना ट्रिब्यूनल के लिए लगा हुआ है, और हिज जो है कमिश्नर और कमिश्नर अपील के लिए लगा हुआ है। बाय द टैक्स पेयर। अब हुआ ये कि टैक्स पेयर को कोई गलती नजर आई और टैक्स पेयर लेकर चला गया इन तीनों के पास कि जी ये ऑर्डर में गलती है, बराए मेहरबानी इसको करेक्ट कर दें। रेक्टिफाई करना, एक गलती नजर आ रही है उसको उसको दुरुस्त कर देना, उस गलती को खत्म कर कर दोबारा से जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड डॉक्यूमेंट। और इन केस ऑफ अच्छा यहां तक बात हो गई टैक्स पेयर की। अच्छा फिर इन ये भी तो हो सकता है कि आप कमिश्नर अपील के पास गए थे, इसको पढ़ लेते हैं फिर आगे क्लियर कर लेते हैं। इन द केस ऑफ कमिश्नर अपील और अपीलेट ट्रिब्यूनल दी कमिश्नर, ये कमिश्नर के लिए लाइन है, उससे पहले वाली किसके लिए थी? टैक्स पेयर के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप टैक्स पेयर और कमिश्नर कमिश्नर अपील के पास चले गए, जाहिर है आप, क्योंकि आप दोनों का डिसएग्रीमेंट था, कमिश्नर अपील के पास चले गए, या उसके बाद आप ट्रिब्यूनल चले गए। तो अभी नीचे मैंने जो बनाया है इससे क्लैरिटी हो जाएगी आपको। देखें, टैक्स पेयर कैन अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन। टैक्स पेयर तो तीन लोगों को अप्लाई कर सकता है, कमिश्नर को भी, ऑर्डर पास बाय कमिश्नर, यानी टैक्स पेयर किस चीज के लिए अप्लाई करेगा? जाहिर है कोई ऑर्डर पास हुआ होगा, तो चाहे वो ऑर्डर कमिश्नर ने पास किया हो, चाहे कमिश्नर अपील ने किया हो, चाहे ट्रिब्यूनल ने किया हो, तो टैक्स पेयर राइटिंग में अप्लाई कर सकता है इन तीनों लोगों से कि सर ये ऑर्डर आपने पास किया है, इसमें ये खराबी नजर आ रही है, अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, आप प्लीज इसको दुरुस्त कर दें। फॉर एग्जाम्पल, सुपर टैक्स लगा, और सुपर टैक्स की कैलकुलेशन में कमिश्नर ने जब कैलकुलेशन की तो दो दफा सैलरी को ऐड कर दिया और ऑर्डर बना दिया। अब टैक्स पेयर कह सकता है कि सुपर टैक्स की आपने वर्किंग की, उसमें आपने सैलरी को दो दफा ऐड कर दिया, तो ये अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड मिस्टेक है, प्लीज इसको आप रेक्टिफाई कर दें। या और कोई भी गलती हो सकती है जो उसने गलत कर दी। लेट्स सपोज एक इनकम थी, उसकी ट्रीटमेंट एफटीआर में होनी थी, लॉ में प्रोवाइडेड है, उसने एनटीआर में कर दी। यानी कोई भी ऐसी गलती जो आप समझते हैं कि कानून के मुताबिक कोई गलत ट्रीटमेंट हो गया है, वर्किंग गलत हुई है, या पेनल्टी का सेक्शन गलत, यानी पेनल्टी लेट से 10,000 लगनी थी उसने 40,000 लगा दी, तो आप उसको बता दीजिए कि 182 का आपने सीरियल गलत इस्तेमाल कर लिया है, वगैरह वगैरह। या फॉर एग्जाम्पल, आप एक और एग्जाम्पल ले लें, बल्कि आगे आ जाएगी वो एग्जाम्पल, अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहां से इस अभी हम सबसेक्शन 1 को देख रहे हैं। जो ऑर्डर पास होता है सबसेक्शन 1 में होता है, ऑर्डर लिखा हुआ आता है 221, यानी सेक्शन 21 ब्रैकेट 1, यानी सबसेक्शन 1 ऑर्डर होता है। अच्छा, तो टैक्स पेयर क्या कर सकता है? इन तीनों लोगों के पास जा सकता है, इन तीनों के ऑर्डर के अगेंस्ट के सर इसको रेक्टिफाई कर दें। और कमिश्नर भी तो जा सकता है। तो कमिश्नर किन के पास जा सकता है? कमिश्नर अपील और ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर किया है, अगर कमिश्नर मुतमिन नहीं है तो कमिश्नर भी रेक्टिफिकेशन डाल सकता है। तो कमिश्नर इन दो लोगों के पास जा सकता है, अपने से ऊपर अथॉरिटीज के पास, और टैक्स पेयर इन तीनों के पास जा सकता है। अच्छा, या ये तीनों अथॉरिटीज खुद से सो मोटो करते हुए वो मतलब ऑन मोशन पे वो उसको रेक्टिफाई कर देंगे, अदरवाइज टैक्स पेयर चला जाएगा या कमिश्नर चला जाएगा कि ये ऑर्डर को रेक्टिफाई कर दीजिए, इसमें ये गलती नजर आ रही। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सब सेक्शन 2 को छोड़ देते हैं। इसमें कोई, इसमें सिर्फ ये लिखा है वही काम जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, पुराने ऑर्डिनेंस का रेफरेंस देते हुए कहा गया है कि पुराने ऑर्डिनेंस के तहत भी ये इस तरह हो सकता है, तो इसकी कोई इतनी खास वो नहीं है जरूरत। अब आ जाए 2 पे। अब देखें, आप हर जगह पढ़ते हैं जब भी असेसमेंट होगी तो, या कुछ भी मसला हो रहा होता है, आप टैक्स पेयर के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देते हैं। तो यहाँ भी तीन, यहाँ कहा जा रहा है नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 विच हैज द इफेक्ट ऑफ, इसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया, विच हैज द इफेक्ट ऑफ। लेट सपोज एक असेसमेंट पास हुई थी, उसमें 10,000 का टैक्स आया था। अब कमिश्नर साहब रेक्टिफाई करना चाहते हैं कोई मिस्टेक थी जिसकी वजह से 10,000 से डिमांड बढ़ के 20,000 हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेट सपोज एक ऑडिट हो गया, ऑडिट में 122.9 रीड विद 122.5 हुआ और ऑर्डर हो गया 122.9.5 में। ठीक है।
अच्छा, उसके अंदर रिफंड की जो फिगर थी वो भी सही थी और उसको भी कमिश्नर ने कुछ नहीं किया। बाद में उसे ख्याल आया कि जो रिफंड के अंदर जो फाइल आपने जमा कराई थी उसमें तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आपने एक कोई रिफंड किसी सेक्शन में गलत क्लेम किया हुआ है। तो वो खुद ऑन मोशन रेक्टिफाई कर सकता है कि जो रिफंड मैंने अलाउ किया ये गलत था, तो उसकी रेक्टिफिकेशन वो खुद इशू कर सकता है। लेकिन क्योंकि इससे जब रिफंड कम होगा तो टैक्स इंक्रीज कर जाएगा, तो अब उसको सबसेक्शन 2 पाबंद कर रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि आप नोटिस ना दे दें टैक्स पेयर को, और वो आकर, हो सकता है उसने फाइल में लगाना भूल गया हो, आपको फाइल दोबारा से दे देगा वो। तो आप उसको अपॉर्चुनिटी देंगे तीन सूरतों के अंदर। अगर तीन चीजें हो रही हों, उनका खुलासा क्या है कि भाई एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहा हो टैक्स पेयर को, यानी टैक्स पेयर उससे खुश ना हो, वो इंक्रीज हो जाए असेसमेंट में, रिफंड रिडक्शन इन रिफंड हो, तो जाहिर है जब टैक्स रिफंड कम होता है तब भी जाहिर है इंक्रीज हो जाता है असेसमेंट में। अदरवाइज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन टैक्स पेयर, तो इन सब का खुलासा तो यही है कि टैक्स पेयर ना खुश हो आपके एक काम की वजह से। तो आप क्या करेंगे, टैक्स पेयर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। आप कमिश्नर है, आप उसको बुला के बताएंगे मैं ये करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से तुम्हारी ऑलरेडी जो एक ऑर्डर पास हुआ है वो, लेट से उसने पेनल्टी 20,000 लगाई थी, वो कह रहा नहीं तो मैंने गलत लगा दी, 40 लगनी चाहिए थी, लेकिन वो 40 करने से पहले आपको नोटिस देगा। तो ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जैसे हमारा 122(9) है, इसी तरह से ये सब सेक्शन 2 है, 221 का रेक्टिफिकेशन। तो जब भी आपको नोटिस आएगा और नोटिस की टाइटल हो 221(2), आप समझ जाएं कोई रेक्टिफिकेशन करने जा रहे हैं कमिश्नर, और ये मुझे नोटिस आया है, उसका टाइटल भी होगा नोटिस टू रेक्टिफाई ऑर्डर, ये लिखा हुआ होगा। सब सेक्शन 3 पे आ जाइए। यहाँ तक बात क्लियर है हर एक की? कोई किसी का सवाल हो तो कर लें यहाँ तक, क्योंकि आगे तो एक अलग सी बात है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट रेक्टिफिकेशन का हमने डिस्कस कर लिया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। आगे तो फिर टाइम लाइन्स वगैरह है, हम टाइम लाइन पे बात कर लेते हैं जी। एक सवाल है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि टैक्स पेयर जो है रेटिफिकेशन कर सकता है, कमिश्नर अप्लाई। को, एपिलेट को जी जी। जी जी। अप्लाई कर सकता है। जी जी। तो सर ये किस तरह अप्लाई करेगा? कहने का मतलब ये है कि हाँ, एक मैं तो अभी एक अभी तरीका ये है कि इसका तरीकाकार अभी आएगा, सेक्शन के बाद प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है सर, ओके ओके। इस कॉन्सेप्ट में किसी का कोई सवाल हो तो कर ले। चल अच्छा, आगे अच्छा बढ़ते हैं। सर, ये जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन है, ये मतलब ऑर्डर के अगेंस्ट ही होगी या फिर मतलब शो कॉज के अगेंस्ट भी हो सकती है? नहीं, देखेंगे लिखा हुआ है ना ऑर्डर पास, और कितने तरह के ऑर्डर हो सकते हैं वो भी मैंने आपको बिलू में, अगर आप सिर्फ ऑर्डर पास पढ़ते शायद आपको क्लैरिटी ना आती, तो मैंने इसीलिए ये ब्रैकेट ऐड कर दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, ओके। चले आ जाए। सबसेक्शन 3, वेयर अ मिस्टेक अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कमिश्नर और कमिश्नर अपील। देखें, सबसेक्शन 3 में सिर्फ दो अथॉरिटीज की बात हो रही है, कमिश्नर, कमिश्नर अपील, ट्रिब्यूनल की बात नहीं हो रही। As the case may be, and no order has been made under subsection 1 before the expiration of financial year next following the date on which mistake was brought to their notice. The mistake shall be treated as rectified. कहा यह जा रहा है, आपने एप्लीकेशन जमा कराई कमिश्नर को कि भाई आपने ये ऑर्डर पास किया था, इसमें ये गलती है, आप इसको दुरुस्त कर दीजिए, या कमिश्नर अपील को, ट्रिब्यूनल को नहीं, ट्रिब्यूनल इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ इन दो लोगों को। अब उन्होंने क्या किया, आपको जवाब नहीं दिया एक स्पेसिफाइड टाइम में, उसकी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। तो अब क्या होगा, ये डीमिंग प्रोविजन है, डीम किया जाएगा कि आप टैक्स पेयर ने जो अप्लाई किया, क्योंकि कमिश्नर या कमिश्नर अपील ने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, अटेंड नहीं किया, तो अब जो बात टैक्स पेयर ने लिख कर दी, बस समझ लें कि वो बात सही है, और ये समझा जाएगा कि ऑर्डर अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई हो गया। ठीक है, जैसे ये डिमिंग प्रोविजन आपने 114 में भी देखा था ना, आप रिटर्न जमा कराते हैं तो समझा जाता है, इसकी जांच पड़ताल होती तो नहीं है, लेकिन ये समझें कि ट्रीटेड एज ये डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन दाखिल की और उसको वो अनअटेंडेड रही, तो डीम्ड रेक्टिफाइड होगी वो।
आप समझेंगे रेक्टिफिकेशन हो गई। अच्छा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रेक्टिफिकेशन इन केस ऑफ नो एक्शन टेकन बाय कमिश्नर एंड कमिश्नर अपील्स ओनली, ट्रिब्यूनल इसमें नहीं है, ये बात हो गई। अच्छा, डेडलाइन कैसे है, डेडलाइन समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर हुआ 2022 का, ठीक है, 2022 टैक्स ईयर का था, उसका ऑर्डर हो गया था। तो अब जब भी ऑर्डर हुआ, जाहिर है आगे ही हुआ होगा, टैक्स ईयर 23 में ही हुआ होगा। तो अब हुआ ये कि जब भी ऑर्डर हुआ, लेकिन जाहिर है वो टैक्स ईयर 22 में तो नहीं हो सकता। 30 जून 2022 पे टैक्स ईयर खत्म हुआ, आपने 30 सितंबर 2022 पे रिटर्न जमा कराई, और सपोज जनवरी में ऑर्डर हो गया, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपने रेक्टिफिकेशन अप्लाई की 31 मई 2023 में। तो इसका मतलब है आपने 2023 में रेक्टिफिकेशन अप्लाई की है, ठीक है। अब जिस साल में अप्लाई किया वो आपने यहाँ लिख दिया टैक्स ईयर 23, बस जिस साल में अप्लाई किया उससे एक साल आगे लगा लें। अब देखें टैक्स ईयर 23 में अप्लाई किए तो इससे आगे क्या है, टैक्स ईयर 24, तो टैक्स ईयर 24 तक वो अनअटेंडेड रहा। तो अब क्या होगा, विल बी कंसीडर्ड एज डीम्ड रेक्टिफिकेशन ऑन। अब 1 जुलाई जैसे ही टैक्स ईयर 2024 खत्म होगा, 1 जुलाई यानी आप टैक्स ईयर 25 में दाखिल होंगे, तो ये डीम्ड रेक्टिफाइड कहलाएगी। कैसे, ये कैसे डेट निकली, देखें ये लिखा हुआ है, नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर हैज नो ऑर्डर हैज बीन मेड, कोई ऑर्डर नहीं किया गया। कौन सा ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर, बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 30 जून में खत्म होता है, रात को 12 बजे खत्म होता है, ठीक है। तो आपने 30 जून यहां से ले ली। कौन सा 30 जून, नेक्स्ट, आगे आने वाला, फॉलोइंग द डेट ऑन विच मिस्टेक वॉज ब्रॉट टू देयर नोटिस, जब आपने रेक्टिफिकेशन अप्लाई की। तो अब आपने देखें 31 मई 2023 को रिप्लाई की, तो इससे अगला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो जाहिर है 2024 है। तो 30 जून 2024 डेडलाइन बनी। आप खुद भी सोचें, लॉजिकल भी है, अगर ये तहरीर से आपको यहाँ से समझ ना भी आए। अब आप मुझे बताएं, अगर आप लेट सपोज अगर आप 29 जून 2023 को अप्लाई करते, तो क्या 30 जून एक दिन का टाइम देते आप उसको, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मतलब आसान सी होता, तरह और क्लैरिटी हो जाती तो अच्छा था। लेकिन इस लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि आपने जिस टैक्स ईयर में दाखिल की उससे अगले टैक्स ईयर को देख लें, जैसे ही वो खत्म हो जाए आपको जवाब नहीं आया तो डीम रेक्टिफाइड है। अच्छा, सब सेक्शन 5, नो ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 मे बी मेड। आप ये तो देखें, ये बात हो गई एप्लीकेशन के बाद की टाइमलाइन। जो एड्रेस ही है आपका वो जवाब नहीं दे रहा, लेकिन ये बात कि आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं, ये भी तो डेडलाइन हो है, जिसे आप ऑडिट कहते हैं। ऑडिट 6 साल तक हो सकता है, 5 साल तक, जो भी हम पढ़ चुके हैं वहां हो सकता है। तो 4 नंबर, हम ये भी तो रेक्टिफिकेशन की क्या वो है, डेडलाइन या टाइम ड्यूरेशन। तो नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 मे बी मेड आफ्टर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर सॉट टू बी रेक्टिफाइड। सॉट टू बी रेक्टिफाइड मतलब ये जो ऑर्डर है, ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर हुआ हुआ है जिसकी रेक्टिफिकेशन आप कराना चाहते हैं, तो वो ऑर्डर कब हुआ था, उसके 5 साल के बाद, उसके 5 साल तक। इसी बात को मैंने आसान अंग्रेजी में लिख दिया, नो चेंजेस कैन बी मेड टू एन ऑर्डर आफ्टर 5 year फ्रॉम व्हेन द ऑर्डर वाज ओरिजिनली इशूड। लेट्स से अब या इसी केस में अब देखें 31 मई 2023 को अब यहाँ तो ऑर्डर की डेट ही नहीं दी हुई। देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि एक ऑर्डर हुआ है 30 अप्रैल 2023 को, ठीक है। तो आप उस तारीख से 5 साल लगा लें, 5 साल के अंदर अंदर आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन 221। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए। आगे हम फिर बढ़ते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं इसका। सर एक क्विक रीकैप अगर कर देते प्लीज तो। क्विक रिकैप ये है, देखें आपको मालूम है कि आप टैक्स पेयर हैं, तो एफबीआर से आपका वास्ता पड़ता रहता है। आप काम नहीं करते, मॉनिटरिंग, टैक्सेस नहीं काट रहे, तो मॉनिटरिंग में आपका ऑर्डर हो जाता है। आपकी कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन हुई तो असेसमेंट हो जाती है। अगर कोई आपकी रिटर्न गलत है तो 122(5)(a) में आपकी असेसमेंट हो जाती है। आप कोई ऑफेंस करते हैं तो पेनल्टी लग जाती है। टैक्स टाइम पे नहीं पे करते, आप डिफॉल्ट सरचार्ज हो जाता है।
का ऑर्डर बन जाता है, आप कमिश्नर अपील के पास जाएं, कोई केस लेके वहां आपका ऑर्डर हो जाता है। तो अब ये ऑर्डर्स तो हो गए, लेकिन ऑर्डर में अगर आपको कोई खराबी और गलती नजर आ रही है, कोई मिस्टेक नजर आ रही है, तो आप कमिश्नर अपील और ट्रिब्यूनल से कह सकते हैं कि सर इसको बराए मेहरबानी रेक्टिफाई कर दें, सही कर दीजिए, ये गलती नजर आ रही है। तो ये टैक्स पेयर इन 3 लोगों को कह सकता है और कमिश्नर इन 2 लोगों को कह सकता है। ये 3 लोग खुद से भी कोई गलती सही कर सकते हैं और आपके बताने पर भी सही कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 छोड़ दीजिए। 3 में यह है कि अगर वो ऑन ऑन मोशन खुद से करेंगे और टैक्स पेयर को एडवर्सली इंपैक्ट कर रही होगी रेक्टिफिकेशन, तो वो आपको नोटिस करेंगे। और तीसरे के अंदर यह है कि डीम रेक्टिफाइड होगी अगर वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम आपको रिप्लाई नहीं करते और आप 5 साल के अंदर अंदर ओरिजिनल ऑर्डर के 5 साल के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई कैसे करते हैं ये देखें, ये आयरस की स्क्रीनशॉट है, इसको मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ मजीद। जब आप आयरस पे जाएंगे तो मेन मेन्यू में ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ रेक्टिफिकेशन का बटन है, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। तो यहाँ जाकर आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। ये क्यों है 5 ऑप्शंस, अब ये भी अभी आपको समझा दूंगा। ये आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर एक से ज्यादा तरह के होते हैं, तो मुख्तलिफ ऑर्डर्स के ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, आपने जब रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन बनानी है तो जाहिर है अब आप कैसे बनाएंगे। जाहिर है आप पहले अपने पास सॉफ्ट कॉपी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे, उस पर टाइप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको केस स्टडी एक बता रहा हूँ। लेट सपोज आपका 2016 का केस था और मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस वाज कंक्लूडेड फॉर टैक्स ईयर 2016 एंड डिमांड वाज क्रिएटेड एंड एक्सेप्टेड बाय द टैक्स पेयर एंड पेड। मॉनिटरिंग हुई, अभी मॉनिटरिंग इसलिए एग्जांपल ले लिया, अभी आप रिसेंटली पढ़ के आए, याद होगा। आपने टैक्स नहीं काटा हुआ था, लेट सपोज रेंट पे, अफसर ने कहा भाई ये टैक्स आपका बनता है, डिफॉल्ट सरचार्ज, आपने उसकी बात मान ली और टैक्स जमा करा दिया, बात खत्म हो गई। हुआ ये कि अफसर चेंज हुआ, किसी भी वजह से उसने दोबारा से मॉनिटरिंग प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी सेक्शन 161 में, उसी सेक्शन में 161 में, और एक और ऑर्डर पास कर दिया। तो ये तो अलाउड ही नहीं है भाई। जब मैंने एक दफा मॉनिटरिंग आपसे करवा ली, चीजें जमा कर दी, तो आप रेक्टिफिकेशन कर सकते थे, 221 में जाके उस ऑर्डर को थोड़ा चेंज कर देते अगर कोई आपको खराबी नजर आ रही थी। ये थोड़ी ही कि मैंने आपको एक दफा चीजें दे दी, आपने पूरी प्रोसीडिंग्स कर ली, एक ऑर्डर हो गया, मैंने पेमेंट कर दी, अब एक नया अफसर आया, उसने दोबारा से एक नया काम शुरू कर दिया। तो ये तो अलाउड नहीं है, इस पे केसेस मौजूद हैं। तो हमने ये देखें ड्राफ्ट किया, हमने कहा भाई जून, और उसी कमिश्नर को हमने लिखा जिसने ऑर्डर पास किया था। हमने कहा जी अब्दुल मन्नान हमारे क्लाइंट हैं, ये उनका एनआईसी नंबर है, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 221 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगेंस्ट, ये ऑर्डर की डेट थी और 161 में पास हुआ था। अब हमने इसमें पूरी तफसील लिख दी कि जी पहले प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, हमने ये सीपीआर भी भर दिया था, फिर आपने दोबारा प्रोसीडिंग क्यों स्टार्ट कर दी, और क्यों आपने हाई कोर्ट ने ये अपने इस ऑर्डर में कहा है कि भाई जब एक दफा प्रोसीडिंग हो गई, अगर आपको कोई खराबी नजर आ रही है तो भाई आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं 221 में। अच्छा, मिक्स मत कीजिएगा, मैं दो अलग अलग बातें कर रहा हूँ। एक केस लॉ है जिसमें ये कहा है कि अगर आपने मॉनिटरिंग कर चुके हैं, आप कमिश्नर हैं, तो आप दोबारा मॉनिटरिंग 161 में नहीं खोलेंगे। आप मॉनिटरिंग का ऑर्डर पढ़ लें, अगर आपको उसमें कोई खराबी नजर आ रही है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। हमने पढ़ा है ना सेक्शन 221 में अभी ऊपर, कि वो खुद से भी उसको चेंज कर सकता है, रेक्टिफाई कर सकता है, लेकिन नोटिस दे के रेक्टिफाई करेगा अगर एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है नई प्रोसीडिंग शुरू कर दे। तो और एक हम ये बात कर रहे हैं, और एक हम ये बात कर रहे हैं कि एक ऑर्डर हो चुका था, हम उस अब हम एक गलत ऑर्डर हो गया उसके ऊपर, एक ऑर्डर हो चुका था 161 का, और एक 161 1A में एक और ऑर्डर हो गया, अब हम उस दूसरे ऑर्डर की रेक्टिफिकेशन डाल रहे हैं। हम क्या रेक्टिफिकेशन डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई लायबिलिटी जीरो कर दो, क्योंकि एक ऑर्डर हो चुका है तो आपने लायबिलिटी गलत क्रिएट किया, आप इसको जीरो कर दें। तो हम रेफरेंस दे रहे हैं, उस रेफरेंस में भी एक्चुअली 221 का लिखा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने दोनों बातें अलग आपको बता दी। तो हमने कहा भाई देखें ये लॉ भी है और आप इसको जो है ना, इसको आप रेक्टिफाई करें, मतलब जीरो करें आप, हमने दोबारा आपने खामखा ऑर्डर कर दिया है। अब यहाँ इस तरह से आप वर्ड के ऊपर टाइप कर लेंगे, टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे। अच्छा देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला केस हो, कोई भी केस हो सकता है ना। वो तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, ऑर्डर पास, ये सारे ऑर्डर्स आपके दिमाग में हो।
अब इन ऑर्डर्स में से कोई भी गलत है, फैक्ट तो आपके पास होंगे केस टू केस, आपने एप्लीकेशन इस तरह बनानी है, बस ये एक फॉर्मेट है। वो तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, एक्सपोजर होगा, आप इसको बना लिया करेंगे, और बनाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, एफबीआर की वेबसाइट पे आए, आपने अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन किया, आप ये देखें यहाँ आएंगे रेक्टिफिकेशन। उसके बाद आप जब इस पे क्लिक करेंगे, देखें इस ऑप्शन पे कब जाना है। वो ये कह रहा है कि अगर आपके असेसमेंट के अंदर मिस्टेक थी और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन पे जाएं। आपको आईआरएस की स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है। ठीक है। अगर अब देखिए ये वाला, अगर पेनल्टी का ऑर्डर थे, देखें गौर से, देखें पेनल्टी, यहाँ पेनल्टी ऑर्डर लिखा हुआ है और यहाँ देखें असेसमेंट ऑर्डर लिखा है। अगर पेनल्टी का ऑर्डर था, उसने 20,000 लगाया, आप समझते हैं 10,000, तो यहाँ से अप्लाई करें। ये डिफॉल्ट सरचार्ज, उसने डिफॉल्ट सरचार्ज का ऑर्डर कर दिया 147 में, आप समझते थे कि नहीं बनना, मेरा बनता ही नहीं है, मैं तो 90% से ज्यादा पे कर चुका हूँ 4 क्वार्टर में, तो आप अप्लाई कर दें यहाँ से, भाई आपने गलत ऑर्डर किया, आप रेक्टिफाई करें। अच्छा, इसी तरह से अगर ये रिकवरी का ऑर्डर, मॉनिटरिंग का ऑर्डर था, तो यहाँ से करेंगे अप्लाई, जो हमारा केस था हमें यहाँ से अप्लाई कर। और अगर कमिश्नर अपील का ऑर्डर है तो उसकी रेक्टिफिकेशन यहाँ से डालेंगे। अब जैसे हमारा मॉनिटरिंग का केस था, उसने गलत रिकवरी ऑर्डर इशू कर दिया, या अगर सही भी होता उसकी भी रेक्टिफिकेशन करानी होती तो भी हम यहीं पे जाते, तो हम इसको यहाँ क्लिक करेंगे। ये टैक्स पेयर आया और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें, लेट्स से 2022 का ऑर्डर था, तो अब आप इसको कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, वो जाहिर है अलाउ नहीं कर रहा मुझे, वो कह रहा है भाई ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं, आपकी कोई ऐसी प्रोसीडिंग ही नहीं है आपकी तो। लेकिन जब आपके क्लाइंट की होगी, तो आपके लिए ये बहुत अहम है समझना कि आपने किस ऑप्शन पे जाना है। पता चला कि जाना पेनल्टी वाले ऑर्डर के ऑप्शन पे था, आप असेसमेंट वाले में चले गए। तो ये आपने ख्याल करना है, सबसे अहम चीज 222(1) में प्रैक्टिकल लाइफ में इस बात को समझना है, ऑर्डर पास्ट, ऑर्डर से क्या क्या मुराद है, मैंने आपको रिपीट कर दिया। यहाँ भी देखें अलग अलग लिखे हुए। तो आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खोलेगी, नॉर्मल जो रिप्लाई वाली विंडो होती है। तो आप रिप्लाई वाली विंडो में उसको, रिप्लाई से मुराद जब आप नोटिस खोलते हैं और नोटिस का रिप्लाई करते हैं, तो एक विंडो आ जाती है जिसमें टेक्स्ट होता है, उसमें आप कॉपी पेस्ट कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। सिंपल सी विंडो आएगी, आपने उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन कॉपी पेस्ट करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी होगी। ये देखें, इस तरह जब आप खोलेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा खाली। ठीक है, तो आप उसको उठा के कॉपी पेस्ट यहाँ करेंगे और सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे इसको प्रिंट, और यहाँ वहाँ अटैचमेंट का भी ऑप्शन होता है, आप अटैचमेंट में जो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप लगा देंगे, ऑर्डर की कॉपी लगा देंगे, मैंने चालान पे कर दिए थे उसकी कॉपी मैंने लगा दी, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर क्या होगा कि आप उसको सबमिट कर देंगे, उसका जब प्रिंट निकालेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, 221 एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इन रिकवरी ऑर्डर। अच्छा, अब वो इसको देखेंगे और उसके बाद वो ऑर्डर पास कर देंगे, तो उनका भी ऑर्डर यहीं पे आएगा, 221 ऑर्डर टू रेक्टिफाई मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम, ये एज इट इज इस तरह की हेडिंग आ जाएगी, और सेक्शन एज यही वाला यूज होगा, क्योंकि आप एप्लीकेशन भी इसी सेक्शन में देते हैं और ऑर्डर भी इसी सेक्शन में बनता है। तो ये आज का टॉपिक था, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स के बारे में। इसमें अब आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझसे प्लीज कर लीजिए।